नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और हमने अपने आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पीटी पेपर 2 के टॉपिक नागवंशी शासन व्यवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मुंडा शासन व्यवस्था पर चर्चा की थी, जिसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे, जिन्होंने 64 एडी में नागवंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी सुतियांबे को बनाया गया था। ये अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे, अर्थात राजा फनी मुकुट राय जो थे ये अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। और मदरा मुंडा ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और 19 वर्ष की उम्र में इन्हें अपना शासन सौंप दिया गया था। इस प्रकार इन्होंने नागवंश की स्थापना की थी और मुंडाओं के उत्तराधिकारी होने के कारण ही इन्होंने मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था था इसे बनाए रखा और 16वीं शताब्दी तक नागवंशियों ने इसी मुंडा मान की व्यवस्था को जारी रखा। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब मुगलों का आगमन इस क्षेत्र में होने लगता है तो स्थितियों में परिवर्तन आता है। 1616 ईस्वी में मुगलों को नजराना न देने के कारण छोटा नागपुर खास के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें 12 वर्षों तक कैद रखा गया और फिर 6000 रुपये सालाना कर की मांग को स्वीकार करने के बाद ही इन्हें रिहा किया गया। इस समय मुगल वंश का जो राजा था वह जहांगीर था। अब महाराजा दुर्जन साल जब मुगलों की कैद से 12 वर्षों के बाद छूटते हैं तो इनके ऊपर मालगुजारी देने का दबाव आ जाता है और इसी दबाव में महाराजा दुर्जन साल को अपना जो प्रशासनिक ढांचा था, जो वर्षों से चली आ रही मुंडा मान की व्यवस्था थी, इसमें परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले पहरा को पट्टी का नाम दिया और मानकियों को भूइहर घोषित करके उन्हें मालगुजारी वसूलने का जिम्मा दे दिया। बाद में जागीरदारों की नियुक्ति की गई, जो मालगुजारी एकत्र करने का काम करने लगे। जागीरदारों की जब नियुक्ति की गई और उन्हें मालगुजारी वसूलने का काम दिया गया तो जो आर्थिक शक्तियां थी वह जागीरदारों के हाथों में चली गई और भूइहरों को न्यायिक और राजनीतिक शक्तियां दी गई, अर्थात आपसी विवाद इत्यादि सुलझाना और इसी प्रकार के अन्य प्रशासनिक काम करना। ग्राम पंचायत के प्रमुख को महतो, मुंडा या महत्तम के नाम से जाना जाता था। यह वन लाइनर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। बड़ाई, राजपूत, रौतिया आदि को निर्धारित लगान के बदले जागीर दी गई। कुछ क्षेत्रों जैसे डोकरा और दोईसा में ब्राह्मणों को करमुक्त जागीरें भी दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था में अब परिवर्तन आ रहा था। हालांकि मुगल शासकों को नियमित रूप से मालगुजारी न देकर के ये तभी दी जाती थी जब वे इसकी मांग करते थे, अतः इसे नजराना कहा जाता था। अब 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र की दीवानी प्राप्त हो गई, अर्थात हम जानते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में मिली थी। तो इस लिहाज से यह क्षेत्र भी उस समय बिहार का ही भाग हुआ करता था। ये जो क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यह जो क्षेत्र था इसे पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया और फोर्ट विलियम को कर वसूली का जिम्मा दिया गया, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो सके। 1775 ईस्वी में एस.जी. व्हीटली को छोटा नागपुर खास का कलेक्टर बनाया गया, लेकिन वह भी नियमित कर वसूली नहीं कर पाए। अब 1780 ईस्वी में रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर खास को मिलाकर के एक नए जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम रामगढ़ हिल ट्रैक्ट था। इसका जो शासन था यह शेरघाटी से चलाया जाता था, किंतु जिले का जो स्थानीय प्रशासन था यह क्षेत्रीय राजाओं के पास ही था। चैपमैन को इस क्षेत्र का विशेष पदाधिकारी बना करके कर वसूली का जिम्मा दिया गया, किंतु वह भी कर वसूली में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। अब 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया और यहाँ जमींदारी व्यवस्था लागू हो गई और नए नए कानून बना करके जमींदारों ने आम जनता का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से हमने आज नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।